हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? वीएलडब्ल्यू या फिर पंचायत सेक्रेटरी का जो पेपर है अब होने वाला है, कोई 10 से 1 दिन बचे हुए हैं। और ये जो पोर्शन है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर इसको अगर आप नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर होने वाला नहीं है। 18+ की जो है वो जेकेएसएसबी ने बोला इसकी वेटेज जो है 18 मार्क्स की है। तो अगर 18 मार्क्स जो है, अगर इसका आप करके नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है पास हो पाएगा। तो अगर किसी को क्रैक करना है तो ये पोर्शन के किए बिना जो है एग्ज़ाम जो है पास होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस एग्ज़ाम के लिए। मैं कुछ 10 MCQ लेके आऊँ डिफरेंट टॉपिक से, कुछ इजी हैं, थोड़े से डिफिकल्ट, और सारे जो हैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x forms a vertical line that is parallel to the y-axis and vice versa। बोलता है कि जो लीनियर इक्वेशन है, देखो ये यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे एक, ठीक है। ये आ गया x एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस, ठीक है। तो बोलता है कि वन वेरिएबल, अगर एक लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल एक्स गिवन है, तो उस वक्त जो कर्व बनेगी, उस वक्त जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी? वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनती है। कैसे बनती है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे इस साइड बन जाएगी, वाई के इस साइड बनेगी, वैसे बन जाएगी, या फिर इस साइड आ जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास जो है, अगर हमारे पास दिया हो, जैसे इधर ये एक्स एक्सिस, अगर एक्स गिवन है तो तब ऐसे कर्व बनेगी, वाई में बनेगी। अगर हमारे पास वाई गिवन है तो उस केस में कहाँ पे बनेगी? उस केस में बनेगी एक्स के पैरेलल बनेगी। कैसे बनेगी? देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ, सॉरी, यहाँ पे बनेगी, देखो, सॉरी। उस केस में जो है एक्स के पैरेलल बनेगी। अगर वाई गिवन है तो एक्स के पैरेलल बनेगी जो लाइन होगी। अगर वाई गिवन है तो उस केस में एक्स के पैरेलल बनेगी, और एक्स गिवन है तो वाई के पैरेलल बनेगी। तो इसका आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, ये मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट को इधर मैंने मेंशन कर दिया आपको, ठीक है। एक बार इसको आपको ज़रूर देख लेना। देखो मैं बता दूं कि सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये इसके मैंने कवर कर रखे हैं। पूरा सिलेबस जो है मैंने करके रखा हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो है मिस हो गई हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब। अच्छा, ये है सेंटर ऑफ जो ट्राइंगल है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ये आपको देख के जाना है कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो इसको आप टिक नहीं कर पाएंगे। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जब मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं तो उस वक्त मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे ही अगर आपको दिखेगा, वो रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है? वो रिप्रेजेंट करता है सेंट्रॉइड को, ठीक है। वो इन सेंटर या ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर को रिप्रेजेंट नहीं करता। दूसरी चीज देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस। तो मीडियंस की बात जहाँ आएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की आ गई, या फिर मीडियंस की बात जहाँ आ गई, तो मीडियंस किस में आएगा? सेंट्रॉइड में ही आता है, ठीक है। इट इट मस्ट ऑलवेज लाई इन साइड द ऑब्जेक्ट। तो सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा जो है सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर ही बनेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो सेंट्रॉइड उसके हमेशा अंदर ही बनेगा। हालांकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। लेकिन इवन अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भी लेंगे तो सेंट्रॉइड क्या है? वो अंदर ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने लिया है किससे? कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 में, क्या लिखा हुआ है? ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बोलता है कि सारी की सारी जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो हमें पहले पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का सारा मैंने जो है वो बता रखा है। तो सिमिलर ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हमेशा नहीं होंगे। ये ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, लेकिन एवरी केस में नहीं होंगी, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम नॉट इन, क्या लिखेंगे? नॉट ऑलवेज। होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, लेकिन ये चीज़ जो है ये हमेशा होती है। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये ऑलवेज होता है ऐसा।
कि जितने भी जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे, लेकिन जो ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, जितने सिमिलर ट्राइंगल वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट जो हैं सारे के सारे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट, ओनली स्टेटमेंट टू जो है वो ट्रू है। हमने पूछा था ट्रू क्या है, तो वो स्टेटमेंट टू है। अब सॉरी सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम। ये टेंजेंट टू द सर्कल, उससे क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल इन अ सर्कल। देखो आंसर लिखा है वन, इनफाइनाइट, डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, डिपेंड अपॉन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। देखो जब टेंजेंट्स अगर हम पढ़ते हैं, देखो ये आ गया सर्कल, इसका टेंजेंट जो है यहाँ से क्रॉस करता है, ठीक है। पूछा है हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल इन ए सर्कल। देखो एक सर्कल जो है वो बना होता है पॉइंट्स के, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट से लाखों अनगिनत पॉइंट से बना हुआ है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट पॉसिबल है। हर एक पॉइंट के ऊपर कितने टेंजेंट पॉसिबल है, एक टेंजेंट। इसका मतलब है जितने डॉट्स होंगे उतने टेंजेंट्स पॉसिबल है। तो कितने डॉट्स मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट डॉट्स हैं इसके अंदर। अगर इनफाइनाइट डॉट्स हैं तो कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट टेंजेंट्स पॉसिबल है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आ सकता है। उसमें लिखा होगा हाउ मैनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, एट अ पॉइंट इन अ सर्कल, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि एक टेंजेंट के अंदर एक पॉइंट के ऊपर, सॉरी एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट के ऊपर कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हैं, तो मैक्सिमम क्या आंसर होगा, उसका आंसर आता है वन। लेकिन जब जनरली पूछा है कि एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट्स जो आप ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। डिपेंड अपॉन रेडियस, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रेडियस छोटा बड़ा या फिर सरकमफ्रेंस जैसा भी, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ हैंड्स। देखो ये सर्कल है, इसकी हमने एक कार्ड बना ली, ठीक है, ये कार्ड बना ली। और इसको बोलता है दोनों तरफ से इसको एक्सटेंड किया जाता है, देखो ये आ गया, ठीक है। तो कार्ड, पहले ये था कार्ड, अब क्या बन गया, इस चीज को बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट, ठीक है। टेंजेंट किसको बोलते हैं, अगर कोई लाइन जो है उसको टच करते हुए जा रही है, किसी पॉइंट के ऊपर टच करते हुए, उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। लेकिन जो दो पॉइंट्स के ऊपर कट करेगी सर्कल को, उस लाइन को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एंगल सबटेंडेड बाय एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द मेजर आर्क बाय द सेम कॉर्ड। देखो एक सर्कल में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो मैं एक कार्ड बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ मेजर आर्क की, तो पहले पता होना चाहिए मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है, ठीक है। मेजर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो इसको बोलते हैं, ये आ गया माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। ये जो ऊपर की तरफ है इस कार्ड के, ये वाला जो ज़्यादा एरिया है, दिख ही रहा है कि ऊपर वाला जो है ज़्यादा है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। कार्ड, ये कार्ड के ऊपर वाला हिस्सा ये क्या आ गया, ये आ गया मेजर, जो ज़्यादा एरिया है। ये हो सकता था कार्ड ऐसे बनाई हो सकता था कार्ड ऐसे हो, तो ये वाला आना, क्या आना था, ये वाला आना था मेजर आर्क, ये वाला आना था माइनर आर्क, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, चलो ठीक है, इतना तो हमने देख लिया। अब बोल क्या रहा है उसके अंदर ये, इसको रब करेंगे ज़रा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है एंगल सबटेंडेड बाय एनी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो आगे सर्कल, ठीक है, या कार्ड ए भी मान लो इसको, ये आगे सेंटर ऑफ द सर्कल, ये मान लो कोई पॉइंट ही है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये बोलता है जो इधर एंगल जो बनाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल ओ इसको नाम लेता हूँ मैं, और एक एंगल जो इस पॉइंट के ऊपर बनेगा मेजर आर्क है, मेजर आर्क की तरफ जो अगर कोई, ये जो एंगल होगा, इसको एंगल मानता हूँ मैं पी मानता हूँ। तो अगर पी की वैल्यू अगर होगी, जैसे मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, इसको क्या, पी को मैं क्या मानता हूँ,
एक्स, पी की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो ये ओ की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2x। ठीक है, पी की वैल्यू अगर x है तो ये हो गया 2x है। देखो क्या, दोबारा पढ़ेंगे इसको। एंगल सबटेंडेड बाई एनी कार्ड, कोई भी कार्ड ने उसने जो एंगल बनाता है ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल जो वो कोई एंगल बनाएगी वो होता है ट्वाइस द एंगल, ट्वाइस होगा किसके, द एंगल सबटेंडेड एट द मेजर आर्क बाय द सेम कार्ड। इस कार्ड के जो एंगल सबटेंड करेगा मेजर आर्क की तरफ, उसका ट्वाइस होता है ये वाला जो सेंटर एंगल। तो यानी पी की वैल्यू अगर एक्स आ रही है तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या होता है, 2x आती है। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन टेंजेंट्स पॉसिबल इन टू सर्कल। देखो दो सर्कल लेंगे हम, दो सर्कल लेंगे तो कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है, देखो पॉसिबल है, एक तो इधर से जाएगा, कॉमन टेंजेंट्स ऐसे जा रहे हैं, और दूसरा पॉसिबल है कि ऐसे जाए। तो टोटल कितने टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, 1, 2, 3 और 4। तो चार पॉसिबिलिटीज हैं, चार टेंजेंट्स जो हैं वो बनेंगे, उसके अलावा कोई और टेंजेंट नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के ऊपर, वो भी कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये सीधा सीधा हमारे पास फार्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास दी गई, साइड की लेंथ है ए, तो ये आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, सीधा सीधा ये आ गया। ठीक है, इसको तो, ये तो आपको ट्राइंगल के जब बारे में पढ़ना है तो ट्राइंगल के हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सम ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, स्केलियन ट्राइंगल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। दो क्वेश्चन और हैं, चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो ये भी क्या है, ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर, देखो इसका आंसर के आंसर से चलेंगे, इसका आंसर है काइट। मैं एक काइट ड्रॉ करता हूँ। आपने पढ़ा है काइट के बारे में कि नहीं पढ़ा है, तो लेकिन ये है काइट। ठीक है, क्या बोलता है, टू पेयर्स ऑफ एडिसेंट साइड आर इक्वल। दो पेयर्स इक्वल, देखो ये वाली साइड जो है इसके बराबर है, और ये वाली साइड जो है इसके बराबर, तो दो पेयर्स जो है इक्वल होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, टू डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो दो डायगनल्स, डायगनल्स ये वाले और डायगनल ये वाला, मान लो ए सी डी, तो ये कितना 90 डिग्री इसके ऊपर कट करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल। तो जो लॉन्गर डायगोनल है, जो ए सी है, ए सी क्या है, डी बी को दो हिस्सों में बांटता है, और दो हिस्सों में ऐसे बांटेगा, बराबर के हिस्सों में बांटेगा। यानी अगर ये मैं मान लूँ ये पॉइंट जो बीच में, अगर इसको मैं मानता हूँ कि ये ओ पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि डो डी ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा। कहने का मतलब दो हिस्सों में बांट रहा है डी बी को, कौन, ये जो लंबे वाला डायगोनल ए सी जो है, वो डी बी को दो हिस्सों में प्रॉपरली बांट रहा है। ठीक है, फिर उसके अलावा है द एंगल्स अपोजिट टू द मेन डायगोनल और इक्वल। ठीक है, जो मेन डायगोनल है ये है मेन डायगोनल। ठीक है, इसके अपोजिट जो एंगल है, यानी ये शॉर्टर वाली साइड ये वाला है, ये जो है, ये जो एंगल्स हैं ये भी बराबर होते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है काइट की प्रॉपर्टी। ठीक है, और रोम्बस में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही ट्रेपेजियम ना ही पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए पॉलीगन विद मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो पॉलीगन मिनिमम नंबर ऑफ साइड, देखो एक, ये तो पॉलीगन बनेगा नहीं एक साइड वाला, फिर दो साइड वाली कोई फिगर ही नहीं होती हमारे पास, होती कोई दो साइड वाली फिगर नहीं होती। तो सबसे छोटी फिगर जो कि क्लोज होगी, पॉलीगन क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटी जो साइज बनेगा वो आएगा, इसका बनेगा वो बनेगा ट्राइंगल का। ठीक है, ट्राइंगल के बाद स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर में पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम ये चीज़ें आ जाएंगी, इसके रोम्बस आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद 5 साइडेड फिगर को बोलेंगे पेंटागन, 6 साइडेड फिगर को बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, 6 साइडेड को हेक्सागन, 7 साइडेड फिगर को सेप्टागन, ऑक्टागन, फिर 8 फिगर वाले को बोलेंगे क्या, ऑक्टागन। तो
जो एग्ज़ाम आपका होगा वो मैं बोल रहा हूँ फाइनली, अब 10 क्वेश्चन हमने कर दिए और ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे ज़्यादातर इसके अंदर। एग्ज़ाम आपका तभी पास होगा जब आप जो है ये सारी चीज़ें करके जाओगे, रिवाइज करके जाओगे, और ये खास करके ये पोर्शन ग्रेडिंग जो है इसी पोर्शन के ऊपर होगी, क्योंकि कई लोग जो हैं वो इस पोर्शन को छोड़ के आ जाएंगे, और जो लोग इसको छोड़ के आ जाएंगे उनका एग्ज़ाम जो है पास होने वाला नहीं है। इधर एक एक नंबर के लिए 5-5 6-6 सौ लड़का एक नंबर के ऊपर रह जाता है, 0.25 के लिए 3-3 4-4 सौ बंदा जो है एक 0.25 के लिए रह जाता है। तो ये पोर्शन अगर आप करके नहीं जाओगे तो ये होने वाला एग्ज़ाम पास होने वाला नहीं है। सारे के सारे मैंने जो है एमसीक्यूज भी करवा रखे हैं, कंसेप्ट्स भी क्लियर कर रखे हैं, तो लेकिन एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।